हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हेलो। हेलो बच्चों। कैन यू हियर मी? आई एम ऑडिबल टू यू? आई एम Yes, ऑडिबल? yes, sir. ओके। सो कैन वी स्टार्ट नाउ? हम्म। Yes, sir. ओके। सो as you said as the class last class that strategy still not completed, na? Strategies of enhancement of the food production, it is left. Hmm? Hello. Strategies for enhancement of food production is Yes, still sir, animal husbandry. animal husbandry. Yeah, right. So biotechnology we completed in the last class. Okay. Now we will start a new chapter, strategies for the enhancement of the food production. Okay. ठीक है। बहुत ज्यादा टीचर की हेल्प वाला ये चैप्टर हालांकि है नहीं। काफी कुछ है। काफी कुछ, हाँ, कुछ कुछ है इंफॉर्मेशंस। वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये खुद भी पढ़ने वाला चैप्टर है कि आप खुद भी उसमें आप थोड़ी सी आपको एक रीडिंग लगानी है से एनसीईआरटी से, और या कोई आपका आपका जो मॉड्यूल होगा, आपका जो स्टडी मटेरियल है उससे आपको रीडिंग लगानी है। तो एक आप पढ़े, उससे तो पढ़े ही हैं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी आप ध्यान रखें। साथ में इसकी एनसीईआरटी को भी आप पढ़ लें। मैं आपको बताऊंगा वैसे एनसीईआरटी, लेकिन स्टिल आप घर पे भी इसकी एनसीईआरटी पढ़ें। काफी इंफॉर्मेटिव है, मस्त, बहुत ज्यादा ऐसा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। यू यू गेटिंग और नॉट? हम्म। बच्चों, हेलो। Yes, Yes, sir. सो इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सो आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। फाइन। चलें? चल रहे हैं आगे हम लोग, है ना? yes, sir. ओके, आइए। जस्ट अ मिनट। आइए चलें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो है ना, चैप्टर जो है एनसीईआरटी का ये 9 नंबर का चैप्टर है। आइए लिखें, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। एक मिनट। ओके। तो स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, आपने इससे पहले तो कभी पढ़ा नहीं होगा ये। हम्म। क्यों?
आप लोगों को सुनाई दे रही है, दे रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। आइए तो रिस्पॉन्ड क्या कीजिए आप लोग थोड़ा सा बेटा। आइए जरा देखें, मैं आपको कुछ कुछ एनसीईआरटी की जो चीजें वो बता रहा हूँ, है ना, जनरल। एंड आपको मालूम है कि जिस तरह से विद एवर इंक्रीजिंग population of the world, enhancement of the food production is a major necessity, है ना। ये जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, आने वाले समय में फूड की स्कार्सिटी हो सकती है, कमी हो सकती है। तो जरूरी है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, उसको भी हम सब अपडेट करें। आई बात समझ में, उसमें भी हम फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करें। आई बात समझ में। Biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase food production. Okay, several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production. Clear? कोई परेशानी आपको इसमें? हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, यस सर। कोई दिक्कत है आपको इसमें? नो सर। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आइए देखें, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। समझते हैं आप लाइव स्टॉक? गाय भैंस बकरियां ये सब जो है ना, काउस बफेलो गोट शीप्स पिग्स हॉर्स, जो भी हम रखते हैं सबको हम क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक। है बात समझ में? ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री इज द एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब समझते हो? हस्बैंड का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ हस्बैंड, हस्बेंड्री का मतलब समझते हो आप? टेक केयर करना, टेक केयर। हेलो, हेलो बच्चों, यस सर। यस सर। है ना। हस्बैंड, हस्बेंड्री जो है ये कहां से आया है? दैट इज फ्रॉम हस्बैंड, है ना। हस्बैंड दैट मीन्स द वन हु टेक केयर, नहीं समझे? द वन हु टेक केयर, है ना। हेलो, यस सर। सो एनिमल हस्बेंड्री जो है इट इज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। as as such it is a vital skill for the farmers and is as much science as it is art. Okay, animal husbandry deals with the care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camel, goats, etc. है ना, etc. ओके, तो गोट्स, कैमल, शीप, कैटल, हॉर्सेस, पिग्स, काउस, बफेलोज, etc. क्लियर? दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग। इसको हम और एक्सटेंड करें तो आप इसको क्या क्या रख सकते हैं इसके अंदर? पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। फिशरीज इंक्लूड, आपको पता है, रेयरिंग एंड कैचिंग ऑफ द सेलिंग ऑफ फिशेस, मोलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस, प्रॉन, क्रैब, है ना, सब आ जाएंगे उसके अंदर। Since time immemorial, animals like bees, silkworm, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep, and camel have been used by human for product and milk, है ना, like milk, egg, meat, wool, silk, honey, इन सब प्रोडक्ट के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री को हम क्या कहेंगे? टेक केयरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, है ना, टेक केयरिंग टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। आई बात समझ में? प्रोडक्ट क्या है? क्या है? मिल्क है, एग्स है, मीट है, वूल है, सिल्क है, हनी है। समझे मेरी बात? तो इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ओके ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो आपको मालूम है कि इंडिया और चाइना जो है वो कंबाइनली, एक मिनट,
ठीक है। 70% जो लाइव स्टॉक है, 70% लाइव स्टॉक, ओके, 70% लाइव स्टॉक of world is in China and India। तो 70% जो वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक है वो आपको किसके पास मिलेगा? चाइना और इंडिया के पास। ओके, समझे? 70% जो लाइफ स्टॉक ऑफ वर्ल्ड इज इन चाइना एंड इंडिया। लेकिन अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्शन की, तो आपको मालूम है ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड में प्रोडक्शन का? दे कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कितना? 25%, है ना? कंट्रीब्यूट 25% इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। नहीं समझे आप? तो कंट्रीब्यूट, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं? सिर्फ 25% जो है वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है वो क्या है? इट इज वेरी लेस। प्रोडक्शन क्या है? बहुत कम है। समझे मेरी बात? हेलो Yes, बच्चों, sir. तो कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? चलें आगे। Yes, sir. ना हम बात करेंगे आपसे मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल। ओके, हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑफ फार्म फार्म्स एंड फार्म एनिमल। ओके, तो आपको पता है कि आप जो है एक प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए कि हम वर्ल्ड में हम हमारे पास जो चाइना और इंडिया के पास में जो लाइव स्टॉक है वो 70% है, लेकिन हम वर्ल्ड का प्रोडक्शन में सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन कम क्यों है? इतना प्रोडक्शन कम क्यों है, जबकि लाइव स्टॉक तो हमारे पास बहुत ज्यादा है? 70% लाइव स्टॉक रखते हैं हम लोग। हाँ, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? पार्टिसिपेट, व्हाई नॉट पार्टिसिपेटिंग? व्हाई नॉट शेयरिंग योर आइडियाज, योर थॉट्स? हाँ, हेलो, हेलो बच्चों, Yes, sir. आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? आप ऐसे कि यू आर जस्ट कीप योरसेल्फ मॉम, की है ना, यू कीपिंग योरसेल्फ मॉम, स्पीक समथिंग, शेयर, लाइक यस सर, ऐसा ये ऐसा होना चाहिए, क्यों हमारे यहाँ लाइव प्रोडक्शन कम है? व्हाई व्हाई नॉट लाइक शेयरिंग योर थॉट्स? यू आर जस्ट कीपिंग योरसेल्फ Sir, मॉम एंड लिसनिंग। productivity, हाँ, sir, productivity low है. हाँ, तो प्रोडक्टिविटी लो क्यों है? Because we are not using new technologies in our फार्मिंग, है ना, इन आवर लाइक जो एग्रीकल्चरल जो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनमें वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्रीड्स। आई बात समझ में? हम लोग ट्रेडिशनल तरीका जो सालों से हम लोग चल रहा है वही सब करते चले जा रहे हैं, है ना। तो हमें जरूरी है कि हम नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स को की भी प्रैक्टिस करें। आई बात समझ में? हम अभी तक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ही करते चले आ रहे हैं। जो ब्रीडिंग की जो ट्रेडिशनल मेथड्स होती थी, है ना, वही हम कर रहे हैं। तो उससे क्या है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जबकि हमारे पास अच्छा खासा लाइव स्टॉक है। तो अगर हम उसमें नई टेक्नोलॉजी, न्यू ब्रीड्स और वो सब को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो पर एनिमल जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए? तो प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत है। ये बात समझ में? जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उस पर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जिससे आप जो है अपने जो फूड प्रोडक्शन उसको बूस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? Yes, sir. तो देखें,
A professional approach, a professional approach toward having traditional practices of farm management gives the much needed boost to our food production, Clear? The professional approach to what have been traditional practices of farm management gives the much needed boost to our food production. Clear? तो इसमें हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे किसकी? डेयरी फार्म मैनेजमेंट की। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम क्या बात करेंगे, आइए देखें। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट मींस डेयरी में सबसे पहले तो हम बात करें कि डेयरी में आपको कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट आपको डेयरी से मिलते हैं। आई बात समझ में? तो ये हम बात करेंगे। पहले देखें डेयरिंग क्या है, व्हाट इज डेयरिंग। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, है ना, फॉर मिल्क एंड द है ना प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हेलो, Yes, sir. है ना। तो देखें, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, तो ये डेयरिंग क्या है, ये मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स किसके लिए, मिल्क और उनके प्रोडक्ट जो होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखें डेयरी फार्म में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, है ना अच्छी ब्रीड जो है उनको सिलेक्ट करना चाहिए। तो सिलेक्शन हाई मिल्क जो ईल्ड है ना, जो ब्रीड्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है किसका, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। ओके, Yes, sir. सेकेंड इज हाउसिंग भाई, है ना। आई वास उनको प्रॉपर, उनको अच्छी जगह पर उनको, है ना, दे हाउस वेल, है ना, दे फीड वेल, आफ्टर दैट दे विल गिव मिल्क और जो भी प्रोडक्ट्स है ना। तो आप उनको प्रॉपर, आप उनको केयर करें, उनको दे, है ना, दे हाउस वेल एंड दे फीड वेल। आई बात समझ में? और तब जाके वो डिजीज फ्री रहेंगी, और जब वो उनका उनसे जो प्रोडक्शन होगा वो भी इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? तो हाउसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब मैं इसमें लिखा हूं कि उनको सही जगह पे रखना चाहिए, ये सब बताऊं क्या मैं आपको। हाउसिंग मतलब आप समझ गए, दे दे शुड हाउस वेल एंड फीड वेल। उनको फीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनको हाउसिंग उनकी अच्छी जगह होनी चाहिए।
समझे मेरी बात? अगर अगर विंटर का समय है तो आपको उनको अच्छे से रूम के कहीं रूम होना चाहिए, कवर होना चाहिए जगह। समझे मेरी बात? Yes, अगर sir. उनको गर्मी का समय है तो उनको प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए वहां पर। समझे? हम उन्हें इतनी हॉस्टाइल कंडीशन में रखते हैं, हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं, है ना, वो बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशन में रखते हैं लाइव स्टॉक को। तो ये ठीक नहीं है ना, हमें उन्हें प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो हाउसिंग अच्छी होनी चाहिए। समझे क्या आप? Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड क्या है? फीड। उनका जो फीड है, उनका जो खाना है, फीडिंग जो है वो क्या होनी चाहिए? तो द फीडिंग ऑफ द कैटल शुड बी कैरिड आउट इन द साइंटिफिक मैनर। आई बात समझ में? लाइक नॉट लाइक यू कैन यू गिव एनीथिंग, यू शुड गिव देम, है ना, लाइक न्यूट्रिशनल जो डाइट है, क्वालिटी क्वालिटी डाइट यू शुड गिव देम, है ना। इट इज द मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डिड, they did the waste of the, like waste जो products होते हैं, they are not consuming, they give them. So this is है ना। तो we they also require a scientific, है ना, डाइट, अटैक क्वालिटी डाइट। बिकॉज न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी होगी तो जो प्रोडक्ट है वो भी रिच नहीं होगा न्यूट्रिशन से। आई बात समझ में? तो साइंटिफिक मैनर में उनकी फीडिंग होनी चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। हम लोग हम हमारे यहाँ पर लोग जो डोमेस्टिकेशन करते हैं वो बहुत अच्छे से फीड नहीं कराते उनको, एंड वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क हम उनसे एक्सट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट उनसे ऑब्टेन करें, लेकिन फीडिंग अच्छी नहीं होती है। जब तक फीडिंग अच्छी नहीं होगी, साइंटिफिक मैनर में नहीं होगी, है ना, आप उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पर जो एनिमल है वो ईल्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब तक आप फीडिंग अच्छे से नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। आई बात समझ में? तो उसमें प्रॉपर खाना होना चाहिए, रफीज होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। समझे मेरी बात? रफीज समझते हो आप? हम्म। सीरियल्स, है ना, सीरियल्स, रफीज, वो सब। हेलो, रफीज क्या होते जानते हैं आप? Yes, sir. तो रफीज में क्या क्या आ जाता है इनके लिए? रफीज में क्या क्या आ जाता है? फॉडर है ना, सॉरी, फॉडर है, और सीलेज, है ना, हे, स्ट्रॉ, राइट, ये सब आता है। इनमें हाई फाइबर मिलेगा आपको। और कॉन्सेंट्रेट्स में क्या आ जाता है? ए रफेज है, और दूसरा क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट्स। कॉन्सेंट्रेट के अंदर क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेट्स के अंदर क्या आएगा? सीरियल्स, ओके, मिलेट्स एंड ऑयल केक्स, ऑयल केक्स, ये सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे क्लीनलीनेस, है ना। क्लीन, जाहिर सी बात है ना, जहां पर वो जो हाउसिंग, जहां पर वो जो उनका प्लेस है ना, जो उनका शेल्टर है, इट शुड बी क्लीन, हाइजीनिक, है ना। तो रहने की जगह उनकी क्लीन होनी चाहिए। आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. नेक्स्ट, आगे चलें। Yes, sir. Ensuring these stringent, NGENT है ना, measures, जैसे requires क्या? रेगुलर इंस्पेक्शन, है ना,
रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। आई बात समझ में? विथ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। ये सारी चीजें। वेटरनरी डॉक्टर वहां पे विजिट होना चाहिए, है ना? रेगुलर विजिट बाय वेटरनरी डॉक्टर। तो ये सब चीजें स्ट्रिक्टली जो है क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। समझे? तो रेगुलर विजिट बाय वेटरनरी डॉक्टर, तो ये सब चीजें वहां पे फॉलो होनी चाहिए। समझ गए? ओके। ओके सर। अब लिखेंगे ब्रीड्स। अब हम आपसे बात करेंगे किसी कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं, आई बात समझ में, जिनको हम रेयर करते हैं। काउस की कौन सी ब्रीड है, बफेलोज की कौन सी। पहले हम देखेंगे काउ की ब्रीड। तो देखें, ब्रीड्स ऑफ काउ। ब्रीड्स ऑफ काउ। काउ की तीन तरह की ब्रीड्स होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिल्च ब्रीड। तो मिल्च ब्रीड, दिस ब्रीड इज गुड इन, ये जो ब्रीड है, गुड इन मिल्क प्रोडक्शन। तो ये मिल्क प्रोडक्शन में कैसे हैं, अच्छे हैं। आई बात समझ में? कौन कौन आती है इसके अंदर, मिल्च ब्रीड के अंदर कौन कौन आएगा? गिर, गिर साहिवाल, गिर साहिवाल, रेड सिंधी, एंड दियोनी। तो मिल्च ब्रीड है, ये जो ब्रीड है ये क्या है, इट इज गुड इन मिल्क प्रोडक्शन। इनकी इनकी जो फीमेल्स हैं वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, अच्छी क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। इसमें आती है गिर, साहिवाल, रेड सिंधी एंड दियोनी। समझे? ओके। ओके सर। डॉट ब्रीड में कौन आता है? डॉट ब्रीड, डॉट ब्रीड क्या है? तो लाइक ये डॉट ब्रीड का मतलब है दे आर गुड इन द फार्मिंग वर्क, है ना। इनके जो मेल है वो स्ट्रांग होते हैं, दे आर गुड इन फार्मिंग वर्क, लेकिन देयर फीमेल्स आर नॉट गुड मिल्क प्रोड्यूसर। आई बात समझ में? सो बुलॉक्स जो है इनके, आई बात समझ में, ऑफ दिस ब्रीड आर गुड फॉर वर्किंग। ओके। बट काउस जो है पुअर इन मिल्क प्रोडक्शन। सो काउस है वो मिल्क प्रोडक्शन में पुअर है, यानी फीमेल जो है पुअर इन मिल्क प्रोडक्शन। बट बट मेल जो है दे आर गुड इन फार्मिंग वर्क, है ना। फार्मिंग वर्क में मेल अच्छा स्ट्रांग है, और फार्मिंग वर्क में वो उनको यूज किया जाता है ना। जब प्लोइंग वगैरह का काम होता है उन सब में उन्हें यूज किया जाता है, लेकिन दे आर नॉट गुड, देयर फीमेल्स आर नॉट गुड मिल्क प्रोड्यूसर। समझे? ओके। इसमें कौन कौन आता है देखें, मालवी, मालवी, नागेरी, नागेरी, हेलिकर, हेलिकर आती है, कंगायम, कंगायम। ये जो ब्रीड है वो क्या है, डॉट ब्रीड है।
तो ये ड्रॉट वर्क के लिए है, ये ड्राई वर्क जो होता है जैसे फार्मिंग का काम होता है उसके लिए है ये। दे आर नॉट वेरी गुड मिल्क प्रोड्यूसर, इनकी जो फीमेल्स है दे आर पुअर इन मिल्क प्रोडक्शन, बट मेल जो है वो फार्मिंग वर्क में अच्छे हैं। समझ गए आप? Yes, sir. नेक्स्ट आती जनरल यूटिलिटी ब्रीड। जनरल यूटिलिटी ब्रीड, तो इन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड डुअल पर्पस ब्रीड। आई वास मीन्स इनके जो मेल्स हैं दे आर एवरेज, जो मेल है एवरेज इन वर्क, है ना, एंड फीमेल जो है दे आर ऑल्सो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्शन। समझे मेरी बात? तो लाइक मेल्स भी एवरेज हैं फार्मिंग वर्क में, ड्रॉट वर्क में, आई वाज समझ में, और फीमेल्स आर आल्सो एवरेज इन द मिल्क प्रोडक्शन। सो दिस इज कॉल्ड डुअल पर्पस ब्रीड। इन्हें हम क्या कहते हैं? डुअल पर्पस ब्रीड मींस दोनों कामों में ये यूज होते हैं। समझ गए आप? इसमें एग्जांपल कौन है इस ब्रीड का? इस ब्रीड का जैसे हरियाणा, हरियाणा इज अ ब्रीड ऑफ काउ, है ना। ओंगोल, ओंगोल, कांकरेज, कांकरेज एंड थार पार्कर, एंड थार पार्कर। तो एक ऐसी ब्रीड है, दे आर द जनरल जनरल यूटिलिटी ब्रीड, दोनों में काम करेंगी ये। समझे आप? हेलो बेटा। Yes, sir. अब मैं आपको बता रहा हूं बफेलोज की ब्रीड, है ना। बफेलो को तो ऐसे क्लासिफाई नहीं किया, बस उनकी ब्रीड ही है ना। लिखें यहां पर, ओके। तो बफेलोज की ब्रीड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखें कौन कौन सी ब्रीड्स जो है कॉमनली यूज होती हैं बफेलो की। देखें, मुर्राह, सुना होगा आपने, मुर्राह सुना है। भदावरी। तुमको बोर तो नहीं लग रहा आप लोगों के चैप्टर? No, sir. No, sir. थोड़ा सा वैसा तो है ही, गाय भैंसों के बारे में है, तो उतना अब मैं अगर आपके सामने पढ़ा रहा होता तो उससे थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी बनाता, आपके साथ में होता तो मतलब एक क्लास में रहते हुए टीचर इसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना सकता है। पर यहाँ पर तो मैं क्या बनाऊंगा आपको, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। काम काम की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रीड्स वगैरह एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, पढ़ लेना ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए। आई बात समझ में? तो बहुत ज्यादा उसे रंगीन मैं नहीं बना सकता, ये लिमिटेशन है इसकी। या आप होते क्लास में होते तो एक अलग बात थी। समझ गए? तो इसलिए आप बहुत ज्यादा मजा तलाशने की कोशिश मत कीजिएगा उसके अंदर। तो मुर्राह, भदावरी, जाफराबादी, जाफराबादी, सूरती, महसाना, ओके, नागपुरी। तो ये कुछ जो है ब्रीड है किसकी? हेलो, बफेलोज की। ओके। तो मुर्राह, भदावरी और बोलो जाफराबादी, सूरती, महसाना, नागपुरी, बोलो एक बार। अरे बोलो, बफेलो की ब्रीड बोलो। मुरा, हम्म, भदावरी,
जाफराबादी, सूरती, मेहसाना, नागपुरी। यस, गुड। चलिए, अब कुछ मैं ब्रीड बताऊंगा आपको, एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउस, ऑफ काउस, है ना। इनकी बाहर की कुछ ब्रीडें हैं, आपने सुना होगा जर्सी, सुनी है, इंग्लिश ब्रीड सुनी होगी, कॉमन है ना। यस सर। हॉल्स्टीन फ्राइसियन, ये भी सुनी होगी, बहुत कॉमन है। इंडिया में खूब इसको जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है हॉल्स्टीन फ्राइसियन को। आयर शायर, आयर शायर, सॉरी, आयर शायर, स्पेल दोबारा से लिखता हूं मैं, स्कॉटलैंड की है ये, आयर शायर। और भी एक और सुनी होगी आपने, ब्राउन स्विस, सुनी है। हम्म, स्विट्जरलैंड की है ये। तो ये है एक्जोटिक ब्रीड ऑफ द काउ, है ना, समझे। Yes, sir. Jersey, Holstein Friesian, Ayrshire, and Brown Swiss. These are the exotic breeds. चलिए आइए, चलें आगे। अब आप बताइए, एक क्वेश्चन है आपको, एनिमल which can you find in and dairy industry, like डेयरी में, डेयरी जो एक डेयरी है, समझो, यू विजिटेड अ डेयरी, आप कौन कौन से एनिमल आपको मिलेंगे वहां पे। हम्म, हेलो बेटा, यस सर। कौन कौन से एनिमल मिल सकते हैं आपको वहां पे। काउ, बफेलो, गोट्स। ओके, और इतने ही। चलो देखो क्या क्या मिल सकते हैं वहां पे। ये तो आपने बोला ठीक है, काऊ मिल सकती है, बफेलो, काऊ बफेलो, और शीप गोट, है ना, यस सर। शीप गोट मिल सकती है। इसके अलावा और क्या मिल सकते हैं। आपको डॉग्स भी मिलेंगे वहां पे। क्या मिलेंगे, डॉग्स, डॉग्स क्यों, क्यों होते हैं, क्यों यूज करते हैं ये डॉग्स को वहां पे। ये काउस वगैरह को के जो ग्रुप है ना, उनको इधर से उधर मूव कराने में काम आते हैं ये, है ना। नहीं समझे मेरी बात, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, है ना, जाने के लिए एक डॉग्स का यूज किया जाता है। वो भौंक भौंक के उसको उस तरफ कर देंगे, एक साइड में ले जाएंगे, समझे। दे हेल्प इन मूविंग ग्रुप्स, काउस, बफेलो, जो भी है। नहीं समझे। You can find here cats also to make dairy, क्या, free from rodents। नहीं समझा आप? समझे सर। यस सर, समझ गए। ओके, प्रोडक्ट्स
which you obtain from डेयरी। तो एक विजिट, आप डेयरी में विजिट कीजिए वहां पर और देखिए क्या क्या मिल सकता है आपको। डेयरी, अब जाहिर सी बात है, मिल्क तो आप नहीं बोलेंगे, मिल्क तो है ही, मिलेगा ही। मिल्क के अलावा क्या मिलेगा? मिल्क के अलावा भी क्या मिलेगा आपको? क्रीम, क्रीम मिलेगी, है बस है। कर्ड, कर्ड मिलेगा, घी मिलेगा। और क्या मिल सकता है? छाछ मिलेगा, यानी बटर मिल्क। और क्या मिल सकता है? चीज मिल सकता है। ओके, कंडेंस मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क मिलेगा। और क्या मिलेगा? क्रीम, कर्ड हो गया, बटर मिल्क, घी, कंडेंस मिल्क, पाउडर्ड मिल्क भी मिल सकता है ना। पाउडर्ड मिल्क जो है वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको एक डेयरी इंडस्ट्री, एक डेयरी में। ओके, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। चलें आगे। Yes, sir. अब इनमें कौन कौन सी बीमारियां कॉमन हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे और उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। कौन कौन सी बीमारियां आपको कैटल्स में कॉमनली देखने को मिलती है, आइए देखें। तो डिजीजेज ऑफ कैटल्स, अब इसमें आता है बैक्टीरियल डिजीज। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नाम लिखने काफी है, उनके बारे में आपको जानने की ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं। ये डिजीज वगैरह ही नहीं आती हैं तो, लेकिन हाँ, आपको उनका नाम पता होना चाहिए कौन कौन सी डिजीज है। तो एंथ्रैक्स है, आई थिंक आपने सुना होगा। एंथ्रैक्स सुना है, नहीं सुना? निमोनिया है, मैस्टाइटिस है। एंथ्रैक्स, निमोनिया, मैस्टाइटिस, यू हर्ड और नॉट? Yes, sir. ये सब सुने आपने? कुछ बताऊं किसी के बारे में क्या मैं? सर एंथ्रेक्स और मैस्टाइटिस के बारे में। देखो, एंथ्रैक्स जो है ये किससे होता है? बैसिलस एंथ्रासिस। किससे होती है ये? बैसिलस एंथ्रासिस, बहुत ही कॉन्टेजियस डिजीज है। इसके अंदर फीवर आता है ना। आई बात समझ में? एंड बॉडी बहुत फटीग, बॉडी बहुत फटीग होती है, फीवर होता है। एंड नाक जो है बहती रहती है इन एनिमल्स की। आई बात समझ में? ऑक्सीजन की कमी के कारण बॉडी में इनका जो बैक्टीरिया है, एंथ्रैक्स का जो बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीजन जो होती है उसे कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण एनिमल मर जाता है ना। तो ये है एंथ्रैक्स आपका। और मैस्टाइटिस जो होता है, मैस्टाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर। अडर समझते हो? अडर, हेलो? वो भैंसों की जो, जिसमें वो होते हैं ना, ब्रेस्ट, जो भैंसों का एक तरह से ब्रेस्ट कहते हैं, जिसमें ऐसे निपल्स No, लगे, sir. ए, जिसमें निपल्स लगे होते हैं। अरे वो पूरा ये अडर नहीं जानते हो? अडर एनिमल्स नहीं होता Yes, भैंसों sir. में, जिसमें निपल्स लगे होते हैं, इसको अडर कहते हैं। ये पूरा अडर है यस सर। Okay, sir. ना। तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है अडर में। आई बात समझ में? उसको हम कहते हैं, समझे? यस सर। इसलिए तो नाम रखा मेस्ट। मेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट। टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। समझे? हेलो? Yes, sir. यस सर। तो ये दो डिजीज है, तीन डिजीज है बैक्टीरियल। अब बताता हूं मैं वायरल डिजीज। वायरल,
वायरल Yes, डिजीज sir. के अंदर क्या होगा? वायरल में कौन कौन आएगा? वायरल में आता है रिंडर पेस्ट, और है ना, एक तो रिंडर पेस्ट है, आई बात समझ में? तो ये कॉमन डिजीज है यहाँ पे रिंडर पेस्ट। ठीक है, इसका हालांकि रिंडर पेस्ट का जो है वैक्सीनेशन वगैरह भी दिया जाता है। तो रिंडर पेस्ट जो है दैट इज द वायरल डिजीज। क्लियर? Yes, है ना, sir. अब तो वैक्सीनेशन वगैरह आ गया है, तो ऑलमोस्ट ये डिजीज से को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये इतनी बीमारी याद रखना, नाम याद रखें, ये बैक्टीरियल, ये वायरल है, बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ भी जरूरी है। एनसीईआरटी में तो ये सब कुछ है नहीं, हालांकि। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म की हम बात करेंगे आपसे। देखें, लिखें, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, अब आपको पता है कि वो सारी चीजें जो हमने डेयरी फार्मिंग में पढ़ी, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, प्रॉपर फीडिंग है ना, हाउस दे शुड हाउस वेल, समझे मेरी बात, डिजीज फ्री होनी चाहिए, डॉक्टर विजिट करना चाहिए। तो वही सब चीजें यहाँ पर भी जो है अच्छी ब्रीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो एवरीथिंग विच इज इन डेयरी फार्मिंग, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। समझे मेरी बात? हेलो बच्चों, Yes, sir. तो वो सब चीजें तो हैं इसके अंदर। बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लिखेंगे। तो हम बात करेंगे पहले ब्रीड्स ऑफ। अच्छा, पोल्ट्री में आप किस किस को रेयर करते हैं? पोल्ट्री इज अ डोमेस्टिकेशन ऑफ, पोल्ट्री इज क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल। आई बात समझ में? किसको आप डोमेस्टिकेट करते हैं इसमें? फाउल, समझते हो आप? हम्म, हेलो बेटा। Birds. मुर्गी, मुर्गी जो होते हैं उनको फाउल कहते हैं ना। गीस, बर्ड्स, है ना। फाउल, गीस, गीस समझते हो? गीस, टर्की, टर्की, नॉट ठरकी, टर्की या ठरकी नहीं है ना। ओके, डक्स, टर्कीज लोग ड्यूरिंग द क्रिसमस कंज्यूम करते हैं, पता हो आपको? आई बात समझ में? फाउल, गीज, टर्की, डक, ये सब जो है, गीज, इन सबको हम डोमेस्टिकेशन करते हैं इसके अंदर, है ना। किस क्या क्या मिलता है हमें इससे? मीट, इनसे क्या मिलता है? मीट एंड एग्स। क्या मिलता है इनसे हमें? मीट एंड एग। ओके, ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? तो ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? बोलो। सो दे ग्रोन फॉर द मीट। आई बात समझ में? तो ये जो बर्ड्स होती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स, जिन्हें स्पेशली मीट के लिए ग्रो किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? ब्रॉयलर। एंड वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉयलर जो है दैट इज प्लाई माउथ रॉक। सुना है? प्लाई माउथ रॉक, वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉयलर। लेयरर, लेयर्स क्या है? इनको किस लिए रेज किया जाता है? एग प्रोडक्शन। किसके लिए? एग प्रोडक्शन के लिए। तो ये अच्छे एग प्रोडक्शन से अच्छा है ना, एग का प्रोडक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करती है ये एग। तो इसलिए है ना, इनको क्या कहते हैं? लेयर। और लेयरर बहुत अच्छी कौन है?
इसका इसमें जो ब्रीड आती है दैट इज द व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न, तो रेस फॉर एग प्रोडक्शन, ओके, एंड इसमें कौन आती है? व्हाइट लेगहॉर्न। क्लियर? Yes. समझ गए? तो व्हाइट लेगहॉर्न इज अ वेरी गुड Yes, लेयर, sir. है ना? हाँ, अब आइए ब्रीड्स। ओके, ब्रीड्स ऑफ चिकन। चिकन की क्या ब्रीड्स हैं देखें तो सबसे पहले देखेंगे हम अमेरिकन ब्रीड। अमेरिकन ब्रीड, अमेरिकन ब्रीड कौन है? जैसे प्लाई माउथ रॉक, है ना, एंड रोड आइलैंड रेड एंड न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर ये अमेरिकन ब्रीड है। ठीक, इंग्लिश ब्रीड देखें। इंग्लिश ब्रीड में कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलोप, कौन आता है? ऑस्ट्रेलोप, है ना, कॉनिक्स, ससेक्स, ऑस्ट्रेलोप, कॉनिक्स, ससेक्स, तो ये सब आते हैं। ये इंग्लिश ब्रीड होती हैं ये, है ना, इंग्लैंड उस रीजन में मिलेंगे आपको, ये इंग्लिश ब्रीड है, इंग्लिश चैनल में मिलेंगी। एंड थर्ड जो है वो एशियाटिक ब्रीड्स हैं। एशियाटिक ब्रीड्स में कौन आता है आपका? ब्रह्मा, है ना, कोचीन, लैंगशैन, ओके। नेक्स्ट है आपका मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन ब्रीड, मेडिटेरेनियन ब्रीड में कौन आती है? व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न, ओके। अब हम बात करेंगे इंडिजिनस। इंडिजिनस ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड कौन सी होती है? कौन कौन आता है इसके अंदर? इंडिजिनस ब्रीड, है ना, भारत की ब्रीड है। इनमें कौन आता है? असील, सॉरी, इसमें आती है आपकी असील, है ना। असील के बारे में याद रखना, असील यूज होती है किसमें? यूज्ड इन कॉक फाइटिंग, यूज इन कॉक फाइटिंग, है ना। असील को कॉक फाइटिंग सुना है, देखा है आपने कभी? सुना है? हाँ, हेलो, कॉक फाइटिंग जो है, आप कहीं आप No, sir. देखेंगे, आप बंगाल की तरफ या उधर लोग ऐसे खेलते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है। तो लोग अपना अपना मुर्गा एक एक मतलब ऐसे कुछ भी होता है ना, जैसे जिस दिन मकर संक्रांति होती है या कुछ ऐसा होता है, उस दिन वो लोग खेलते हैं। तो वो अच्छी जो भी उनके पास अच्छा अच्छा स्ट्रांग जो मुर्गा होगा, कॉक होगा, है ना, आई बात समझ में? तो उसको जो है वो दोनों अपने अपना फाइट करते हैं। वो उनको उनके उस पर लेग पर थोड़ा सा पतला सा एक नाइफ भी लगाया जाता है ना, लगा कर उनको छोड़ देते हैं। फिर और उस पे कुछ लोग पैसा लगाते हैं कि हम इस पे ये जीतेगा तो इतना, समझे मेरी बात? ऐसे 20-20 रुपए कुछ भी लगाया, तो जो जीतता है फिर वो उसको वो सारे पैसे उसको दे देते हैं वो लोग। नहीं समझे? हेलो, हेलो बच्चे, तो ये ऐसे है ना, तो ऐसे लोकल एक
फोक यस सर, मतलब समझ गया। एंटरटेनमेंट है एक तरह से, ये लोकल लोग जो है उसको एक एंटरटेनमेंट की तरह उसको यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो असील का यूज करते हैं कॉक फाइटिंग में। ओके, ठीक है, चलें आगे। चलूं बेटा? नेक्स्ट आता है इसके अंदर चिट्टगोंग। चलिए। ओके, चिट्टगोंग, CHITTA, चिट्टगोंग। कड़कनाथ, घाघस। ओके, तो ये है आपकी। चलूं आगे? लिख पाए? लिख लिया सर। असील, चिट्टगोंग, कड़कनाथ, घाघस। हाँ, Yes, sir. आइए देखेंगे। पोल्ट्री डिजीज, डिजीज कौन कौन सी होती है पोल्ट्री में? पोल्ट्री डिजीज, पोल्ट्री डिजीजेस कौन कौन सी हैं? देखिए, तो काफी सारी डिजीज होती हैं, इसमें भी आपको पता ही होगा। जैसे कि आपको पता हो बर्ड फ्लू। अच्छा, पहले एक ऐसे करें, हेडिंग डाल लें आप, बैक्टीरियल लिखते जाइए। लिखिए, बर्ड फ्लू कैसी है? वायरल है ना? किससे होती है ये पता है ना? H5N1 वायरस से होती है। आई बात समझ में? H5N1 वायरस से होती है बर्ड फ्लू। इन्फ्लुएंजा वायरस है ये, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है ना? सुना होगा आपने, एक समय बर्ड फ्लू का बहुत अटैक हुआ था, और उसमें पोल्ट्री फार्मिंग को बहुत नुकसान हुआ था। लोगों ने एग खाना और इसका मीट खाना बंद कर दिया था। आई बात समझ में? इट इज वेरी लाइक बैड पीरियड फॉर द पोल्ट्री फार्मिंग। बहुत हाँ नुकसान हुआ था पोल्ट्री फार्मिंग को। सुना है आपने इस इंडस्ट्री को? समझे? Yes, sir. ओके, यस सर। आगे चलूं क्या मैं? एक और डिजीज है, रानी खेत, है ना? दिस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। रानी खेत इज अ वायरल डिजीज। ओके, फाउल पॉक्स, वायरल है। बर्ड फ्लू हो गया। अब लिखते हैं बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में कौन आएगा? बैक्टीरियल में आएगा फाउल कोलेरा, फाउल कोलेरा, पुल्लोरम, सब डिजीजेस है ना? तो बैक्टीरियल में कौन कौन आया? फाउल कोलेरा एंड पुल्लोरम, फाउल कोलेरा एंड पुल्लोरम। लिख पाए बच्चे? हम्म। अब Yes, sir. प्रोटोजोन भी कुछ डिजीज है। प्रोटोजोन, प्रोटोजोन कौन सी डिजीज है? कॉक्सीडियोसिस। ओके, इसका पॉजिटिव एजेंट लिख लेना। पॉजिटिव एजेंट है इसका हाइमेरिया, हाइमेरिया, है ना? इस डिजीज को हम और क्या कहते हैं? ब्लडी डायरिया, ब्लडी, है ना? ब्लड आता है, फीसिस के साथ में ब्लड आता है। आई बात समझ में? तो कॉक्सिडोसिस इज ब्लडी डायरिया, और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा प्रोटोजोन है? हाइमेरिया। ओके, लिख पाए क्या? तो बर्ड फ्लू, रानीखेत, फाउल पॉक्स वायरल है। बैक्टीरियल, फाउल कोलेरा, प्लोरम बैक्टीरियल है। प्रोटोजोन में कौन से लिखा है आपने? कॉक्सिडियोसिस किससे होता है? ये आइमेरिया।
इसे ब्लडी डायरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्लडी डायरिया। समझे? हेलो। आइए यस देखें सर, आगे। समझ गए। तो ये हुई पोल्ट्री फार्मिंग की बात की हमने। अब हम कुछ कुछ बात करेंगे आपसे। गोट्स के बारे में जानते हैं? गोट के बारे में, गोट। हम्म। गोट को हम किस लिए रेयर करते हैं? मिल्क, मीट एंड वूल। आई बात समझ में? स्किन। समझ गए? गोट को हम क्या कहते हैं? पुअर यस मैंस सर। काउ। ये इंपॉर्टेंट बात है। पुअर मैंस काउ। इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। गोट इज कॉल्ड पुअर मैंस काउ। पुअर मैंस काउ। गरीबों की गाय है ये। जो गाय नहीं रख सकते वो इसको रख सकते हैं। कम खाना खाती है। गरीबों की गाय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका खाना कम है, खाती है। इजीली आप इसे डोमेस्टिकेट कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? हेलो बच्चों। यस सर। क्लियर? क्लियर। तो गोट से देखिए, आपको एक पश्मीना वूल, पश्मीना वूल किससे मिलती है आपको ये? काश्मीरी गोट। नाम क्या है उसका? पश्मीना। कश्मीर की ब्रीड है ये। पश्मीना कश्मीर उस रीजन में मिलती है। और इससे मिलती है क्या? वूल। पश्मीना वूल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वूल होती है ये। यूज होती है इन शॉल्स वगैरह, काश्मीरी शॉल्स जो होती हैं। आई बात समझ में? उनमें यूज करते हैं शॉल्स मैन्युफैक्चरिंग। समझे मेरी बात? हेलो। पश्मीना शॉल सुना ना आपने? पश्मीना शॉल, यस सर। है ना? तो एक तो ये अच्छी क्वालिटी की है। आई एम नॉट सेइंग इट इज द बेस्ट क्वालिटी, बट वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वूल है ये। क्लियर? ओके। अब बात करेंगे शीप। शीप को भी ऑलमोस्ट इन्हीं सब चीजों के लिए रेयर किया जाता है ना? शीप को भी इन्हीं सब के लिए रेयर किया जाता है। मीट के लिए, स्किन के लिए, वूल के लिए, मिल्क के लिए। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं? ओविस एरीज। इसका नाम क्या है? ओविस एरीज। हेलो। यस सर। है ना? और इसकी एक ब्रीड है। इससे जो वूल मिलती है ना, इससे जो वूल मिलती है उसको क्या कहते हैं हम? लोही वूल। क्या कहते हैं इसे हम? लोही वूल। हेलो। हेलो बेटा। यस सर। लोही वूल जो मिलती है वो लोही ब्रीड से मिलती है। लोही ब्रीड, है ना? लोही ब्रीड है। लोही एक ब्रीड है किसकी? शीप की। समझ रहे हो क्या आप? यस सर। ओके। नेक्स्ट आप लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। शहतूश। शहतूश सुना है आपने? शहतूश क्या है? किंग ऑफ बुल्स कहते हैं इसे। शहतूत नहीं है ये, शहतूश है। समझे आप मेरी बात? शहतूश है ये, शहतूत नहीं है। समझ गए। इट्स द फाइनेस्ट वूल। मालूम है किससे मिलती है? ऑप्टेन फ्रॉम टिबेटन
टिबेटन एंटीलोप, टिबेटन एंटीलोप, है ना, इट्स ऑब्टेन फ्रॉम टिबेटन एंटीलोप। उसे वहां पर क्या कहते हैं, चीरू। वहां के लोग उसे क्या बुलाते हैं, चीरू। उस एंटीलोप, हिरन के जैसा होता है एंटीलोप, जानते हो ना एंटीलोप। हो, अरे बोलो मेरे बच्चों। हाँ, हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग। Yes, sir. क्या एंटीलोप समझते हो, एंटीलोप क्या होता है, एंटीलोप। एंटीलोप हिरन के जैसे होते हैं, हिरन का जैसा है, हिरन नहीं होते हिरन। Yes, sir. समझा? Yes, sir. समझे? Yes, sir. ओके, चलें क्या हम आगे। यस सर, चलिए। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, एक और बुल है यहाँ पे, तो ये इसे वहां पे ना चीरू बुलाते हैं, है ना, चीरू, चीरू बोलते हैं। तो शैतूस इज अ किंग ऑफ बुल, फानेस्ट बुल है ये, ऑप्टेन फ्रॉम द तिब्बतन एंटीलोप, है ना, इसे वहां चीरू भी कहते हैं, है ना। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और बुल है, एंगूरा। एंगूरा बुल, समझे, तो एंगूरा बुल क्या है, ये कहां से मिलती है अंगूरा, अंगूरा है, अंगूरी नहीं है। हेलो, यस सर। कहां से मिलती है ये, हम्म, चलिए बताता हूं मैं, रैबिट से मिलती है, रैबिट से। दिस बुल इज ऑप्टेन फ्रॉम द रैबिट। क्लियर, कहां से यस मिलती सर। है, हाँ, तो रैबिट से मिलती है अंगूरा बुल। ठीक है, तो बुल याद रखना, लोही शीप से मिलती है, पश्मीना गोट से मिलती है, और और क्या है, शहतूश, शहतूश किससे मिलती है, शहतूश किससे मिलती है, Tibetan antelope. टिबेटन एंटीलोप एंड अंगूरा रैबिट से मिलती है। ओके, क्लियर। Yes, sir. चलिए, क्लियर। अब हम बात करेंगे, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, वो है आपकी क्या, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है ना, तो लिखें एनिमल ब्रीडिंग। है ना, तो अब आपको मालूम है कि अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए हमें जरूरी है कि हम ब्रीडिंग को ध्यान, अच्छी अच्छी ब्रीड जो है उनको डेवलप करें, तो इसके लिए ब्रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री का। आई बात समझ में, तो है ना, तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स is an important aspect of animal husbandry, of animal husbandry. Okay, so it is an important aspect, है ना, it is an important aspect of the animal husbandry। आवास में इसका एम क्या है, the aim is to increase yield, समझे, yield को बढ़ाना, किसको बढ़ाना, yield
और उसके लिए बहुत सारा डिजीज रेजिस्टेंट वो सब भी चीजें हैं। एक मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है। एंड टू डेवलप डिजायरेबल क्या क्वालिटीज। बात समझो, अगर हमें कोई डिजायरेबल क्वालिटी चाहिए, है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। आई बात समझ में? हेलो बेटा। Yes, sir. तो ये मेन ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? ब्रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्रूव्ड, क्या है? इम्प्रूव्ड ग्रोथ रेट। आई बात समझ में? ग्रोथ रेट बढ़े। इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जाहिर सी बात है, मिल्क का, मीट का, है ना, सबका। मिल्क, मीट, एग, वूल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है थर्ड, क्या? सुपीरियर क्वालिटी, है ना, क्वालिटी ऑफ, यही प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। अच्छी करने के लिए हमें अच्छी ब्रीड को करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस, ओके, टू वेरियस डिजीजेस। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? एनिमल ब्रीडिंग के। ओके। हेलो, लिख पाए आप लोग? तो breeding of animal is an important aspect of the animal husbandry. Aim is to increase yield, to develop desirable qualities. Main objective of breeding include growth rate, increased production of milk, meat, egg, wool, superior quality of product, improved resistance to various diseases. हुआ? हेलो, हेलो बच्चों, Yes, sir. लिख पाए क्या? Yes, sir. हाँ सर। ओके, आप लिखेंगे। अच्छा, मुझे आप समझाएंगे ब्रीड क्या होती है? आप किसी ब्रीड को, नस्ल, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, क्या होती है ब्रीड? हाँ, सुना है आपने? क्या है ब्रीड? बोलो। एनीवन? देखो मत। नहीं मालूम? अरे बताओ बेटा। वैरायटी होती है एनिमल्स की। अच्छा अच्छा, वैरायटी होती है। ओके, तो इसे ब्रीड क्यों कहते हैं? ये अलग स्पीसीज होती है क्या? क्यों बेटा? स्पीशीज अलग नहीं है, स्पीशीज तो सेम है। अच्छा, मतलब सेम स्पीसीज के अंदर होंगी ये सब। यस सर। ओके, मतलब एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारी ब्रीड्स हो सकती हैं। यस सर। ओके, ठीक बात की आपने वैसे। और कोई बताए? एनीवन एल्स? हम्म? नहीं तो मैं लिख ही रहा हूं। देखिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक, है ना, क्या? जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन। आज सेट, अगर ये सब मिल सेम, अगर वो मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो हम उन्हें कहेंगे दे बिलोंग टू द सेम ब्रीड।
ये एक ब्रीड को बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। हेलो, Yes, sir. Yeah. है ना, सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। तो उनको हम क्या कहेंगे? दे बिलोंग टू द सेम ब्रीड। अगर वो है तो उनको वो एक ही ब्रीड को बिलोंग करते हैं। क्लियर हुआ? Clear. नाउ अब बात आती है ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग जो है दो तरह की है। ब्रीडिंग कितने तरह की है? दो तरह की है ना। सो आइए सबसे पहले देखें इन इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। हमने ब्रीडिंग में सबसे पहला है इन ब्रीडिंग एंड सेकंड है आउट ब्रीडिंग। ओके, सो इन ब्रीडिंग क्या है? व्हाट इज द इन ब्रीडिंग? हेडिंग डालेंगे, इन ब्रीडिंग लिखेंगे हेडिंग डाल के, इन ब्रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में आएगा तो यही पार्ट है। यहां से अब शुरू हुआ है इन ब्रीडिंग, ये एग्जाम में आएगा। तो इनब्रीडिंग का मतलब क्या है कि इनब्रीडिंग जो है इट्स अ ब्रीडिंग बिटवीन द सेम ब्रीड। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और इंडिविजुअल जो है दे शुड बी रिलेटेड, बहुत रिलेटेड इंडिविजुअल्स होने चाहिए, यानी 4 to 6 जनरेशन तक उनकी कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। नहीं समझे? सेम ब्रीडिंग के अंदर तो है ही ब्रीडिंग, लेकिन जो जो वो इंडिविजुअल्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए? बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। समझे? तो इट रिफर्स, नहीं समझे मेरी बात? समझ गया। Breeding between the same breed and which are closely related up to the 4 to 6 जनरेशन, वो फोर है ना, क्लोजली रिलेटेड है। तो ऐसी ब्रीडिंग को हम क्या कहेंगे? इन ब्रीडिंग। क्या कहेंगे हम? इन ब्रीडिंग। आई बात समझ में? इट रिफर्स टू मैटिंग, है ना, मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली related individual more closely related individuals within same breed for 4 to 6 generation, है ना। तो इट रिफर्स टू मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। उनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूअस जो है वो उनकी जनरेशन तक कंटिन्यू उनकी जनरेशन चली आ रही हो, उनमें आपस में ब्रीडिंग चलती आ रही हो, कोई गैप नहीं होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे इन ब्रीडिंग। आई बात समझ में? इन ब्रीडिंग बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है ना। जनरली लोग जो है जो भी सुपीरियर मेल और फीमेल को सिलेक्ट करते थे, मतलब, और उनसे ब्रीड कराते थे। सिलेक्ट करने का मतलब है कि उन्हीं में से उनके 4 बच्चे हुए तो उनमें से एक को एक अच्छा मेल है उसको सिलेक्ट किया। समझे मेरी बात? उसी में से एक फीमेल है अच्छी, उसको सिलेक्ट किया और उनको ब्रीडिंग के पर्पज में यूज करते थे। आई बात समझ में? अब आपको मालूम है कि इन ब्रीडिंग कुछ कुछ चीजों में अच्छी बात भी है। ब्रीडिंग जो है, ब्रीडिंग क्या डेवलप करती है? डेवलप प्योर लाइन्स, है ना। क्या डेवलप करती है? प्योर लाइन। नहीं समझे मेरी बात? इन ब्रीडिंग क्या डेवलप करती है? इन ब्रीडिंग डेवलप प्योर लाइन्स। ये बात नहीं समझे आप? इन ब्रीडिंग डेवलप प्योर लाइन्स। हेलो, हेलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. इन ब्रीडिंग डेवलप प्योर लाइन्स, ये बात समझ में आई? Yes, sir. आगे सर। है ना। और और साथ में इट्स ऑल्सो हेल्प टू एलिमिनेट हार्मफुल Pure ट्रेट, lines. है ना, हार्मफुल ट्रेट फ्रॉम पॉपुलेशन। समझे मेरी बात? ये, है ना। और इन ब्रीडिंग
और किस में हेल्प करती है? इट ऑल्सो हेल्प टू एलिमिनेट हार्मफुल ट्रेट फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से हार्मफुल ट्रेट को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है ये। समझ गए क्या? सर कैसे? क्यों? अभी आप बताइए, आपने देखा, आपने कभी कॉन्टेजियस मैटिंग वो ब्रीडिंग मैटिंग नहीं पढ़ा कभी? पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा? पेडिग्री कि अगर आप क्लोजली रिलेटेड शादियां करेंगे, अपने रिश्तेदारों में शादियां करेंगे, तो जो हार्मफुल जीन है वो फैमिली के अंदर रहते हैं, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे किसी के पास सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ओके, तो वो किस कंडीशन में आता है? होमोजाइगस कंडीशन होगी तब होगा। हेलो? होमोजाइगस कंडीशन, नहीं समझे मेरी बात? एच बी एस यस तब सर। जाके होगा ना। समझे मेरी बात? तो होमोजाइगस कंडीशन आने के चांसेस कब होते हैं? जब कोई आपस में रिश्तेदारों में ही शादी हो रही है, तो रिश्तेदारों में वो ट्रेट अगर एग्जिस्ट कर रहा है सिकल सेल एनीमिया का, तो आप अपने क्लोजली रिलेटेड लोगों में शादियां करेंगे, तो आप क्या हो जाएगा, वो होमोजागसिटी आने की संभावना बढ़ जाती है ना उसमें, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है होमोजाइगस कंडीशन आने की। नहीं समझे मेरी बात? हेलो? और अगर ये कंडीशन आ गई जैसे होमोजाइगस, तो डिजीज हो जाएगी तो बचेगा ही नहीं, मर जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा पॉपुलेशन से। नहीं समझे मेरी बात? हेलो? यस सर। अगर हमने क्लोजली रिलेटेड लोगों में मैरिज कराई तो होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी उस डिजीज के लिए, कि वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में वो अपीयर, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही वो दिखेगी। तो जब वो मिल जाएंगे, तो वो पॉपुलेट जनरली वो हार्मफुल वो बचते ही नहीं है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो गई, दैट मीन्स पॉपुलेशन से क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। नहीं समझा आप? समझ गई सर। ओके, नाउ लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग। कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग लीड्स टू, देखें, एक मिनट, इन ब्रीडिंग लीड्स टू, इन ब्रीडिंग क्या पता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आई बात समझ में, विच डिक्रीज, क्या डिक्रीज करेगा ये बताएं? विच डिक्री है ना, जब जो विगर है, जो ईल है, वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? विगर समझते हो? बच्चों, हेलो, कहाँ हो आप लोग? हेलो बच्चों, हेलो, 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 हेलो बच्चों, हाँ यस सर। क्या आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है। क्या मैं बोला था आपसे? कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन विच डिक्रीज विगर एंड ईल्ड। ये विगर और ईल्ड को क्या कर देता है? कम। समझे? अगर आपको इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन सुना है कभी आपने? हेलो? यस सर। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? मतलब क्या है? कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग के कारण क्या हो जाएगा, जो विगर है, विगर का मतलब समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय विगर? विगर, विगर,
है? बिगर मीन्स काइंड ऑफ एग्रेशन। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का हम जब कंटिन्यूस इनब्रीडिंग करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इससे विगर क्या होता है? कम हो जाएगा। ईल्ड भी, प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अ सिंगल इंपॉर्टेंट बात है, स्टार पॉइंट है, अ सिंगल आउटक्रॉस कैन ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर? अ सिंगल आउटक्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो तो क्या कराना चाहिए? एक आउटक्रॉस करा दोगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं समझे? हेलो, अरे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, समझ गए सर। यस सर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं सर। तो अ सिंगल आउटक्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। आउटक्रॉस क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। आई बात समझ में? तो एक आउटक्रॉस ही इनब्रीडिंग को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। समझ गए? तो इसलिए बीच बीच में आपको थोड़ा सा मतलब अनरिलेटेड जो है उनसे भी ब्रीडिंग कराते रहना चाहिए। आई बात समझ में? हमेशा ही क्लोज रिलेटिव के बीच में ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आपको अनरिलेटेड जो इंडिविजुअल है उसके साथ में भी ब्रीडिंग कराना चाहिए, जिससे विगर, फर्टिलिटी एंड ईल्ड एक प्रिजर्व रहता है, बना रहता है। समझ गए आप? हम्म, बच्चों, अब लिखे आउटक्रॉस। आउटक्रॉस क्या है? आउटक्रॉसिंग, तो इसको नहीं, आउट ब्रीडिंग लिखें, उसके अंदर लिखेंगे। पहले अपन आउट ब्रीडिंग लिखें तब। आउट ब्रीडिंग जो है उसको हमने क्या किया है? 3 पार्ट में ब्रेक किया है ना। आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में क्या क्या आता है? आउट क्रॉसिंग, ओके, एंड क्रॉस ब्रीडिंग, एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इन सभी को हम किसके अंदर रखते हैं? आउट ब्रीडिंग के अंदर। इन सभी को हम किसके अंदर रखेंगे? आउट ब्रीडिंग के अंदर। समझे? हेलो बच्चों, समझ गए। यस सर। कोई परेशानी आपको इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है लर्न करने वाला है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसको। और बाकी बहुत बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, चैप्टर के अंदर। ठीक है ना? तो अभी ये जो ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आउट क्रॉसिंग है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? ओके, तो बस एक यस सर। क्लास, एक एक आप ये इसको खत्म करके फिर हम थोड़ा सा फिशरीज है, फिशरीज से भी क्वेश्चन आएंगे, फिशरीज से आएंगे। एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, उनको हम लोग देखेंगे। एक 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 दो क्लास में हो जाएगा, 2 क्लास में हो जाएगा पूरा खत्म। ठीक है? ओके, चले? ओके सर। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।